हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश नोट्स। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंच परमेश्वर कहानी बाय मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की बेहद अनूठी कहानी है। इसे उन्होंने 1916 में लिखा था, जब प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था। यह सरस्वती नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह दो दोस्तों की दोस्ती तथा न्याय प्रक्रिया पर आधारित है। जब एक दोस्त पंच बनकर दूसरे के खिलाफ फैसला सुनाता है तो उनकी दोस्ती टूट जाती है। लेकिन यह दोस्ती फिर से बहाल कैसे होगी, यह आपको इस कहानी को पढ़कर पता चलेगा। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे मित्र थे तथा गांव में उनकी काफ़ी इज्जत थी। अलगू चौधरी बहुत अमीर था क्योंकि उसे विरासत में काफ़ी पैसे मिले थे, लेकिन जुम्मन बहुत ही पढ़ा लिखा था तथा होशियार था। उन दोनों की दोस्ती सारे गांव में मशहूर थी तथा वे हर चीज़ में एक दूसरे की सहायता करते थे। जैसे जब जुम्मन शेख हज करने मक्का गए थे तो सारा घर अलगू के हवाले छोड़ गए थे। इसी तरह अलगू भी अक्सर जुम्मन से सहायता लेता रहता था। जुम्मन की एक विधवा मौसी भी थी, लेकिन उनका कोई भी बच्चा नहीं था और उनके नाम कुछ ज़मीन थी। एक दिन जुम्मन ने कहा कि मौसी, आप हमारे यहाँ रह लो तथा मैं आपकी अच्छे से सेवा करूँगा। वास्तव में जुम्मन चाहता था कि मौसी अपनी ज़मीन उसके नाम कर दे। इसलिए जब मौसी उसके घर रहने आ गई तो वह और उसकी पत्नी उन्हें बहुत तरह के पकवान खिलाने लगे तथा काफ़ी सेवा करने लगे। इस सब से मौसी बहुत खुश हो गई। उन्हें लगा कि जुम्मन आगे भी अच्छी सेवा करेगा। इसके बाद उन्होंने अपनी सारी मिल्कियत, ज़मीन जायदाद जुम्मन के नाम कर दी। लेकिन जैसे ही ज़मीन जुम्मन के नाम हुई, उसने रंग बदल लिया। वह और उसकी पत्नी अब मौसी को सिर्फ दाल रोटी देने लगे और पहले वाले पकवान गायब हो गए। साथ ही जुम्मन की पत्नी अक्सर मौसी को ताने भी मारती रहती थी। इससे मौसी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ दिन तो उन्होंने झेला, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से निकल गया तो मौसी से नहीं रहा गया। उन्होंने जुम्मन से कहा कि बेटा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैंने जो ज़मीन तुम्हें दी है उसके बदले तुम मुझे हर महीने कुछ पैसे दे दिया करो। मैं खुद अपने घर में बना खा लूँगी। लेकिन जुम्मन ने 100 बहाने बनाए और पैसे देने से मना कर दिया। अब मौसी असहाय हो गई थी। फिर वह गांव के कुछ लोगों के पास गई और कहा कि उसे जुम्मन पर पंचायत बिठानी है। गांव में सारे फैसले पंचायत ही करती है। इसमें गांव के कुछ पढ़े लिखे या बुजुर्ग लोग होते हैं। इनकी संख्या 5 होती है और उनका फैसला अटल माना जाता है। इसलिए उन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता है। इस तरह जुम्मन के खिलाफ पंचायत बन जाती है। पंचायत में जुम्मन का दोस्त अलगू भी एक पंच था। अब मौसी को लगा कि अलगू तो जुम्मन का बहुत अच्छा दोस्त है तथा वह फैसला उसके हक में ही करेगा। यह सोचकर वह अलगू से मिलने जाती है और कहती है कि बेटा, बेशक जुम्मन तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुम पंच परमेश्वर की गद्दी पर बैठोगे तो दीन ईमान को ध्यान में रखकर ही फैसला सुनाना। दोस्ती के चलते अन्याय का साथ मत देना। अलगू मौसी को तसल्ली देकर विदा करता है। अगले दिन पंचायत बैठ जाती है। मौसी और जुम्मन पंचायत के सामने अपने अपने पक्ष रखते हैं। मौसी कहती है कि जब इसे ज़मीन चाहिए थे तब तो मेरी काफ़ी सेवा करता था, लेकिन जब ज़मीन मिल गई तो इसने मुझे खाना पानी देना बंद कर दिया। लेकिन जुम्मन ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो इनकी अच्छी सेवा करता हूँ। अब बुढ़ापे में ये क्या हर दिन पकवान खाती रहेंगी। इस तरह से काफ़ी देर तक दोनों पक्षों को सुनने के बाद सब पंचों ने आपस में विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। 2 पंच जुम्मन के पक्ष में थे और 2 मौसी के। इसलिए अब अलगू पर ही सारा फैसला टिका था। वह जिसका भी पक्ष लेता, यह फैसला उसी के हित में होता। सब लोग अलगू को ही देख रहे थे। पूरे गांव को यकीन था कि अलगू अपने लंगोटिया दोस्त जुम्मन का ही साथ देगा। लेकिन तभी अलगू ने कहा कि जुम्मन ने मौसी के साथ गलत किया है। ज़मीन लेने के बाद उसने खाला का ठीक से ख्याल नहीं रखा है, इसलिए उससे ज़मीन लेकर वापस खाला को दे दिया जाए। इस तरह से यह फैसला खाला के पक्ष में हो जाता है। लेकिन इसके बाद जुम्मन अलगू को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगता है। दोनों की दोस्ती ख़त्म हो जाती है और वे एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं। एक बार अलगू चौधरी अपने लिए बटेसर मेले से बैलों की एक जोड़ी लाया, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें से एक बैल मर गया। अब अलगू ने सोचा कि इस एक बैल का मैं क्या करूँगा। वह उसे बेचना चाहता था। उस गांव में एक समझू साहू नाम का एक व्यापारी भी था, जो बैलगाड़ी में सामान लादकर दूसरे शहर में बेचता था। जब उसने हट्टे कट्टे बैल को देखा तो तुरंत अलगू से उसे खरीद लिया, लेकिन कहा कि उसके पैसे बाद में दे दूंगा। लेकिन इसके बाद समझू साहू ने उस बैल पर अत्याचारों की हद कर दी। उसे ठीक से खाना पीना भी नहीं देता था और सारा दिन काम लेता था। इससे वह बैल बहुत कमज़ोर हो गया और उसकी हड्डियां निकल आई। एक रात को समझू लंबी यात्रा कर रहा था। तभी रात को बैल थकान से चूर होकर बीच रास्ते में बैठ गया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। समझू बहुत गुस्सा होने लगा, लेकिन अब रात वहीं बिताने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि बैलगाड़ी में बहुत सा सामान लदा हुआ था
कुछ देर में उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि चोर उसके तेल के कनस्तर और पैसे लेकर भाग गए थे। खींच से भरा समझू साहू घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया। उसकी पत्नी भी बहुत ही झगड़ालू औरत थी। उन दोनों ने मिलकर अलगू पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उसने उन्हें बीमार बैल दिया था और वे उसका पैसा नहीं देंगे। लेकिन अलगू ने कहा कि उसने उन्हें सही बैल दिया था और उनके अत्याचारों की वजह से बैल की मृत्यु हुई है, और वह उनसे अपने पैसे मांगने लगा। लेकिन इसके बाद समझू साहू और उसकी पत्नी अलगू के खिलाफ पंचायत बुला लेते हैं। अब की बार पंचायत में जुम्मन भी एक पंच था। अलगू के साथ सबको लग रहा था कि अब तो जुम्मन पिछली बार का बदला अलगू से लेगा और समझू साहू के पक्ष में फैसला देगा। जब पंचायत बैठती है तो अलगू और समझू अपने अपने पक्ष पंचायत के सामने रखते हैं और फिर से वही बात होती है कि 2 पंच समझू के पक्ष में थे और 2 अलगू के, और फैसला जुम्मन पर ही टिका था। लेकिन पंच की गद्दी पर बैठते ही जुम्मन का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसे लग रहा था कि अब वह कोई आम व्यक्ति नहीं है बल्कि एक न्यायाधीश है। बहुत सारे लोगों का विश्वास उस पर टिका था और अपने स्वार्थ के चलते उसे कोई गलत फैसला नहीं करना चाहिए। अब उसे यह भी समझ आ गया था कि पिछले बार अलगू की क्या मनस्थिति रही होगी। यह सब सोचकर जुम्मन कहता है कि अलगू ने समझू को बेहद स्वस्थ बैल दिया था, लेकिन समझू साहू ने उस बैल पर बहुत अत्याचार किया, इसलिए समझू को अलगू के बैल की पूरी कीमत देनी पड़ेगी। और इस तरह से यह फैसला अलगू के पक्ष में हो गया। यह फैसला सुनकर सारे लोग हैरान रह गए और अलगू के साथ पंच परमेश्वर की जयकार करने लगे। अंत में जुम्मन अलगू के पास आया और उसे गले से लगा लिया। यह देखकर अलगू की आंखें भर आई और दोनों दोस्त फिर से एक हो गए। इस कहानी का यही सीख है कि हमें हमेशा सच्चे के साथ न्याय करना चाहिए और इसमें अपने रिश्ते, नातों, दोस्ती, दुश्मनी आदि को आड़ नहीं आने देना चाहिए। और ये अनूठी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्रेमचंद द्वारा लिखी गई इस कहानी का सार पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट more English literature notes, please visit our website easyenglishnotes.com. Thanks for watching.